हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात होगी नंबर सिस्टम के अगले पार्ट को लेकर के। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड को लेकर के, कि जो गुणनखंड से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होते हैं, जो हमारे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे टीचिंग एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं गुणनखंड से लेकर के, उन सारे सवालों को आज अच्छी तरह से समझेंगे। और उनसे रिलेटेड जितने भी जो कंसेप्ट हैं, उन सारे कंसेप्ट को हम लोग और जितना भी फार्मूला, जितना भी कंसेप्ट होगा उसको सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और इसको लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इससे हर बार सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये चाहे वो यूपी टेट का हो, चाहे वो चाहे वो यूपी टेट का हो एग्जाम, चाहे वो सी टेट का एग्जाम हो। तो जितने भी टीचिंग के एग्जाम होते हैं, जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, उन सारे एग्जामों में इस आज के टॉपिक से सवाल पूछा ही पूछा जाता है। तो इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है और पूरा लास्ट तक वीडियो को देखना है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गुणनखंड होता क्या है। अब गुणनखंड होता क्या है और इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है हमारा, जिससे सवाल जहां से पूछे जाते हैं, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड की परिभाषा एक बार देख लेते हैं कि गुणनखंड का डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन कहता है कि वह संख्या, गुणनखंड का डेफिनेशन क्या है, वह संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। वह संख्या जो किसी दी गई संख्या को, ध्यान से डेफिनेशन को पढ़ना है, कि वह संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूरी तरह से, पूर्णतः विभाजित कर दे, वह दी गई संख्या का क्या कहलाता है, दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाती है। और दी गई संख्या उस संख्या का गुणज कहलाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गुणनखंड का मतलब होता है कि अगर कोई संख्या दी गई है और गुणनखंड उसका उससे विभाजित कर देता है उसको, जैसे 35 है, जैसे हमने एग्जांपल लिया 35। अब 35 का गुणनखंड कितना होता है? एक भी होता है, पांच भी होता है, सात भी होता है और 35 भी होता है। क्यों? क्योंकि ये जो संख्याएं दी गई हैं, ये संख्याएं 35 को, एक भी 35 को विभाजित करेगी, पांच भी 35 को विभाजित करेगी पूरी तरह से, सात भी 35 को पूरी तरह से विभाजित करेगी और 35 भी पूरी तरह से 35 को विभाजित करेगी। इसके अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इस 35 को पूरी तरह से विभाजित करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या 35 है, ये संख्या 35 के एक, पांच, सात और 35 इसके गुणनखंड है। तो डेफिनेशन भी वही है कि वह संख्या जो दी गई, जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब ये संख्याएं जो दी गई हैं, एक, पांच, सात, 35, ये 35 को पूरी तरह से विभाजित कर रही हैं। इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। अगर मैं कहूं कि 35, क्या 35 का गुणनखंड दो है? 35 का गुणनखंड दो है कि नहीं है? तो आप कहेंगे कि 35 का गुणनखंड दो नहीं है, क्योंकि जो दो संख्या है, ये संख्या दो 35 को पूरी तरह से विभाजित नहीं करती। जब 35 को आप दो से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से विभाजित नहीं करेगी। इसका मतलब कि जो संख्या दो दी गई है, यह संख्या इसका गुणनखंड नहीं है। अगर किसी भी संख्या का कोई गुणनखंड दिया गया है, इसका मतलब वह संख्या उसे पूरी तरह से विभाजित कर देगी। अब जैसे दूसरा एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है कि 24 के गुणनखंड। अब 24 का गुणनखंड देखिए, एक भी हो सकता है 24 का गुणनखंड, क्योंकि 24 एक से पूरी तरह से कट जाएगा। दो भी इसका गुणनखंड हो सकता है, क्योंकि 24 दो से पूरी तरह से कट जाएगा। तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, छह भी हो सकता है, आठ, 12 और 24, ये सारे इसके 24 के गुणनखंड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी संख्याएं, जितनी संख्याएं दी गई हैं, ये संख्याएं 24 को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगी। तो गुणनखंड का मतलब यही होता है कि वह संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। अब जैसे मैं कहता हूँ कि 10, मैं कहता हूँ कि 10 का गुणनखंड बताइए। 10 का गुणनखंड आप बताएंगे, एक भी हो सकता है इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड दो हो सकता है और इसका गुणनखंड पांच हो सकता है। अब इन तीन संख्या के अलावा आप ऐसी कोई भी संख्या नहीं बता सकते हैं जो 10 को पूरी तरह से विभाजित करे। सॉरी, एक 10 इसका स्वयं एक संख्या हो सकती है, 10 भी हो सकता है। अब इन चार संख्या के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। इसका मतलब कि इसके जितने कितने गुणनखंड हो सकते हैं, इसके कुल चार गुणनखंड हो सकते हैं। तो इसी को कहते हैं गुणनखंड। और उस दी गई संख्या उस संख्या का गुणज कहलाती है। यानी ये जो संख्या दी गई है ना, ये जो संख्या दी गई है, ये संख्या गुणज कहलाती है। अब जैसे दो का गुणज तो बहुत सारे हो सकते हैं। दो का गुणज का मतलब दो, चार, छः, आठ, 10, 12, इसी तरह से आप लिखते चले जाइए इनफाइनाइट तक। तो किसी भी संख्या का जो गुणज होता है, वह उसके अनंत गुणज हो सकते हैं। किसी भी संख्या का अनंत गुणज हो सकता है। तो गुणनखंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि वह संख्या जो दी गई किसी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, वह दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाती है। अब गुणनखंड निकालते किस तरह से हैं, अगर इसमें आपको दिक्कत है तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एक रफ आइडिया दे देता हूँ।
गुणनखंड निकालते किस तरह से हैं, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से एकदम छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब मैं एक बार बता देता हूँ आपको गुणनखंड किस तरह से निकाला जाता है। अगर आपने पिछला वीडियो विभाज्यता का जो नियम हमने पढ़ाया था उसको नहीं देखा है, यूनिट डिजिट किस तरह से निकाला जाता है उसको नहीं देखा है, तो उन सारे वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है उससे, और आपकी तैयारी और अच्छे से हो पाएगी। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि गुणनखंड किस तरह से निकाला जाता है। गुणनखंड गुणनखंड किस तरह से निकाला जाता है इसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा कि 36, अब मैं कहता हूँ कि आप 36 के गुणनखंड बताइए। तो गुणनखंड निकालने का सिंपल तरीका आप इस तरह से इसको करिएगा, सबसे छोटी संख्या से भाग देना शुरू करिएगा। एक तो सभी का गुणनखंड होती है, एक तो सभी का गुणनखंड, एक सभी का गुणनखंड होती है, तो इसको हम अभी काउंट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग देना शुरू करिए। जब 2 से आप भाग देना शुरू करेंगे, तो 2 से जब 36 में भाग देंगे तो 2 एक कम 2, यहाँ एक बचा और 2 अठम 16, 2 अठम 16 ये हो जाएगा। अब ये देखिए 18 अगेन 2 से कटेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विभाज्यता के नियम को देखिएगा आप, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी। अब मैंने देखा, तुरंत हमें पता चल गया कि 18 2 से कटेगी, तो हमने लिखा 2, फिर इसको हम लिखा 9, 2 9 में 18। अब मैं देख रहा हूँ कि 9 संख्या जो है 2 से नहीं कटेगी, अब ये संख्या 3 से कटेगी, तो 3 त्रिकम 9, और फिर ये 3 से कटेगी और हमें मिल जाएगा यहाँ पे 1। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, इसका गुणनखंड 2 हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये 2 2 बार है तो इसको आप 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 3 2 बार है तो इसको 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया इनका गुणनखंड, इस तरह से गुणनखंड किया जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे बता, जैसे लिखता हूँ मैं 24, अब 24 का गुणनखंड करना है, किस तरह से करेंगे, ऐसे सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करिए, 2 2 एकम 2, 2 दूनम 4, फिर डिवाइड करिए 2 से, क्योंकि 12 2 से कट जाएगी, ये हो जाएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करिए, यहाँ पे आएगा 3, अब 3 से डिवाइड करिए क्योंकि ये 3 2 से नहीं कटेगी पूरी तरह से, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए 2 दूनम 4, दूनम 8, 8 त्रिकम 24। तो 2 कितनी बार है, 2 3 बार है, तो इसको आप लिखिएगा 2 के पावर 3, और 3 कितनी बार है, एक बार है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1। तो इस तरह से गुणनखंड किया जाता है। हालांकि एग्जाम में हमारे गुणनखंड नहीं पूछा जाएगा, लेकिन गुणनखंड अगर आपको नहीं आएगा तो आप इसका अप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। जो सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, जो हमने सवाल अभी हमने इसमें सवाल भी कुछ नोट किया है, ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरह के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। हम कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे, ये हमारा तरीका होगा। अब आगे कुछ और पॉइंट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये कुछ गोल्डन पॉइंट्स हैं जो हमेशा आपको याद रहने चाहिए। अब एक एक पॉइंट को अगर आपको समझ में आ गया तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे मैंने क्या लिखा है कि पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। इसका मतलब अभी हमने देखा कि जैसे 36 हम लिखे, 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूनम 4, 4 4 तीन 12, 12 तीन 36, इसका ये गुणनखंड हो गया। अब इसमें अगर हम एक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि एक हर संख्या का गुणज होती है। जैसे हमने लिखा 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 5, इसमें भी देखिए 1 आ रहा है। हमने लिखा 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 2, इसमें भी 1 आ रहा है। इसका मतलब ये कि एक जो होती संख्या होती है, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होती है। एक हमेशा सभी संख्या में होती ही होती है, उसका प्रत्येक का गुणनखंड होती है। उसके बाद ये देखिए कि प्रत्येक संख्या स्वयं का भी एक गुणनखंड होती है, प्रत्येक संख्या स्वयं का भी एक गुणनखंड होती है। अभी हमने जैसे पिछला पिछला स्लाइड स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने देखिए लिखा कि 35 का गुणनखंड कौन कौन सा है। 35 का गुणनखंड है, 1 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 35। तो अभी हमने पढ़ा एक सभी का गुणनखंड होती है, देखिए एक इसमें भी है। 24 के गुणनखंड में देखिए इसमें भी एक है। तो हर संख्या के गुणनखंड में एक आता ही आता है, और उसके बाद जो संख्या होती है वह स्वयं भी उसका गुणनखंड होती है। 35 भी इसका गुणनखंड है और 24 का इसका गुणनखंड है, यानी कि किसी भी संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड तो होते ही होती है, या तो वह एक संख्या होगी और एक वह स्वयं संख्या होगी। तो किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड हमेशा ही होते हैं, कम से कम 2 गुणनखंड होते ही हैं। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट ये है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब फिर इसको देखिए, एक को छोड़ करके प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं, प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड, ये पॉइंट हमने आपको बता दिया। उसके बाद अगला पॉइंट है कि प्रत्येक संख्या के असंख्य गुणज होते हैं। अभी हमने बताया कि जो 2 है, इस 2 के कितने गुणज हैं, 2 हो सकता है, इसका 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 12 14 16, इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाइए इनफाइनाइट तक। तो ये जो संख्या हमने लिखा है, ये संख्याएं 2 की गुणज है। ये संख्या क्या है, ये संख्या 2 की गुणज है।
तो किसी भी संख्या के अनंत गुणज हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 3, 3 के गुणज बताइए। 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15, 18, 21, इसी तरह से इनफाइनाइट तक 3 के गुणज चलते रहेंगे। यानी कि किसी भी संख्या के, यानी या प्रत्येक संख्या का आप कह सकते हैं असंख्य गुणज होते हैं, अनंत गुणज होते हैं। और प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। देखिए, 2 का एक गुणज स्वयं 2 है, 3 का एक गुणज स्वयं 3 है। तो 4 का आप गुणज निकालेंगे तो 4 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, इस तरह से आप इनफाइनाइट तक चलते जाइए। 4 का देखिए स्वयं का एक गुणज है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अगर सीटेड में सवाल बनाया जाएगा इससे तो थोड़ा सा कठिन बन सकता है। जैसा कि अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने वहां पे देखा था कि किस तरह से थ्योरेटिकल सवाल पूछे गए हैं सीटेट में और यूपी टेट में। तो उसी को देखते हुए हमने इस पॉइंट को लिया है, ताकि कहीं से कहाँ तक अगर एग्जाम में सवाल इससे भी पूछा जाता है तो आपकी गलत होने की जो संभावनाएं हैं उसको मैं खत्म कर सकूं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि गुणनखंडों की संख्या निकाला किस तरह से जाता है। जो गुणनखंड होते हैं उन गुणनखंडों की संख्या हम किस तरह से निकालते हैं, गुणनखंडों के निकालने का तरीका क्या होता है। अब इसका तरीका ये होता है कि मान लीजिए जैसे n कोई एक भाज्य संख्या है। अब गुणनखंड का तरीका क्या होता है, मान लीजिए n क्या है, एक भाज्य संख्या है और a b c इसके अभाज्य गुणनखंड है। अभी मैं बताऊंगा आपको, अभी थ्योरी है ये। n एक भाज्य संख्या है और a b c इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो a b c के पावर मान लेते हैं p q r है। तो संख्या n क्या होगी, तो संख्या n क्या होगी, तो संख्या n होगी a के पावर p, q के पावर b, सॉरी उल्टा हो रहा है क्या, ए के पावर पी इंटू बी के पावर क्यू। एक सेकेंड, ये किस तरह से होगा, ये हो जाएगा आपका, ये क्या होगा, ये हो जाएगा ए के पावर पी इंटू बी के पावर क्यू इंटू सी के पावर आर। ये संख्या एन इस तरह से लिखी जाएगी। ये संख्या एन आप इसको ऐसे नोट करिएगा। अभी मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा तब आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। अब अगर कोई संख्या है n भाज्य संख्या है और एबीसी इसके अभाज्य गुणनखंड, एबीसी क्या है, इसके गुणनखंड है और एबीसी की पावर कितना है, पी क्यू आर है। तो संख्या n इस तरह से लिखी जा सकती है। तो अगर इस संख्या n है तो इस संख्या n के गुणनखंडों की टोटल कितनी संख्या होगी, तो आप पावर में एक एक जोड़ करके उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, p प्लस वन, यहाँ पे पावर p था, p में हमने एक जोड़ा, इंटू q पावर है यहाँ पे तो q में एक जोड़ा, r पावर है यहाँ पे तो r एक जोड़ा। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ, तब आपको अच्छे से ये समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाहता है। अब जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लेता हूँ कि मैंने एग्जाम्पल लिया 36 का ही, हमने क्या लिया 36 का। अब सवाल किस तरह से पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा कि 36 के कुल गुणनखंडों की संख्या आप बताइए। 36 के कुल गुणनखंडों की आप संख्या बताइए। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप इसका गुणनखंड करेंगे। अभी हमने इसका गुणनखंड किया था, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। अब यहाँ पे ये अभाज्य गुणनखंड करना है। अगर कोई पूछेगा कि आप यहाँ पे एक तो भी लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे नहीं, हम एक यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें जो हमारा रूल कहता है कि जब हम गुणनखंडों की कुल संख्या निकालेंगे तो एक को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि अभाज्य गुणनखंड हमें लिखना है। एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, इसको हम इंक्लूड नहीं करते, एक को इंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इस तरह से 36 को लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, अभी हमने बताया आपको पीछे, और इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आप देखिए ये कुछ इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको कि ए के पावर पी इंटू बी के पावर क्यू के फॉर्म में। ए के पावर पी, ये कुछ ए के पावर पी इंटू बी के पावर क्यू के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ से कंपेरिजन करूँ, तो कंपेरिजन करूंगा तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी मिलेगी, पी की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी, पी की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। यहाँ से कंपेयर करेंगे इसको तो क्यू की वैल्यू कितनी मिलेगी, क्यू की वैल्यू 3 मिल जाएगी। अब हमें 36 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो हमने क्या बताया कि पावर में प्लस वन करके उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। पावर में यहाँ 2 था, इसका 2 प्लस वन करिए, 2 प्लस वन करिए। यहाँ पे क्यू पावर कितना है, 3 है, तो इसको आप 3 प्लस वन करिए। तो 2 एक 3 और 3 और एक 4, तो ये हो जाएगा कितना, 3 गुणे 4, तो इसको हम लिखेंगे 12। तो कुल गुणनखंडों की संख्या 36 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी 12। तो इस तरह से हमें सवाल को सॉल्व करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किस तरह से इसको किया जाएगा, गुणनखंडों की संख्या किस तरह से निकालते हैं। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए अगर कोई संख्या दी गई है, जैसे संख्या मान लेते हैं, अगेन दे दिया गया 24। अब ये संख्या 24 दिया गया है और इसमें आपसे पूछा जाता है
कि आप इसके कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए कि इसके कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इसका आप गुणनखंड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूनम 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिकम 24, इसका गुणनखंड हो गया। अब दो कितनी बार है, दो यहाँ पे हम 3 बार है, तो आप इसको लिखिएगा 2 के पावर 3 इंटू 3 कितनी बार है, एक बार है, तो आप इसको लिखिएगा 3 की पावर 1। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक। अब उसके बाद हमने क्या बताया कि गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये पावर आप जो देख रहे हैं, इस पावर में और इस पावर में जितनी भी संख्या, अगर यहाँ पे 5 होता, 5 की पावर 1 होता तो हम इसको भी लेते, लेकिन यहाँ पे है नहीं। तो 2 के पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, पावर में प्लस प्लस 1 करिए। 3 में +1 करेंगे कितना आएगा 4, इंटू 1 में +1 करेंगे कितना आएगा 2। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरह से इसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं लेता हूं कि 18, 18 में मैं पूछता हूं कि बताइए कि इसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। एग्जाम में इस तरह के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हमने कहा कि 18 के आप कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे, 18 को फैक्टर करेंगे। 18 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 3 6 त्रिकम 18, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको आप लिखिए पावर के रूप में, 2 के पावर 1 लिख सकते हैं क्योंकि 2 एक ही बार है, इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये 3 का स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद हमने बताया कि गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो संख्या हमने पावर में लिखी है उसके पावर में +1 करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 में +1 करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, इंटू 2 यहाँ पावर है, 2 में +1 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो 2 × 3 यानी कि 3 दूना 6, तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी 6। इस तरह से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और कंसेप्ट को देखते हैं कि अब हमने देख लिया कि गुणनखंडों की संख्या किस तरह से निकाली जाती है, कि टोटल गुणनखंड जितने होते हैं उसको किस तरह से निकाला जाता है। अब हम देख लेते हैं कि गुणनखंडों का योगफल किस तरह से निकाला जाता है। जितने भी हमारे गुणनखंड होते हैं उन गुणनखंडों का योगफल किस तरह से निकाला जाता है। तो उसका भी फार्मूला सेम इसी तरह है। जैसे अगर आपको मान लेते कोई संख्या n है, उस संख्या को आपने फैक्टर किया और वह संख्या a के पावर p इंटू बी के पावर q के फॉर्म में आ गई। जैसे हमने अभी किया था, 36 जो संख्या थी, उस 36 को हमने क्या लिखा था, 2 दूरम 4, 3 12 3 36, इसको हमने लिखा था 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2। तो आप देखिए इसी फॉर्म में ये संख्या है, इसी फॉर्म में ये संख्या, ये आगे भी हो सकती है। अगर कोई बड़ी संख्या हम लेंगे तो उसमें आगे भी बहुत सारी संख्या आ सकती है। तो अगर इस तरह से संख्या लिखी गई है, इस तरह से आप सबसे पहले क्या करेंगे, बना लेंगे पावर के फॉर्म में। उसके बाद हमें निकालना है कि गुणनखंडों का योगफल क्या होता है। तो गुणनखंडों के योगफल का फार्मूला होता है कि a के पावर में p+1 -1 अपान a-1 इंटू बी के पावर में q+1 -1 अपान में हो जाएगा b-1। इसी तरह से आगे भी बढ़ता जाएगा। तो हमने क्या किया, योगफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आप देखिए a के पावर p था, a के पावर p था, तो हमने a के पावर में p+1 किया, बस हमने कुछ किया नहीं, a के पावर में p+1 किया। यहाँ कितना था a के पावर p, तो हमने किया a के पावर p+1 एक जोड़ दिया, उसके बाद एक यहाँ से पूरे में माइनस कर दिया, अपान में a-1 कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए b के पावर q है, तो हमने किया b के पावर में q+1, b के पावर में q+1 -1 अपान b-1। ये फार्मूला होता है योगफल का, ये योगफल निकालने का फार्मूला होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब अगर कोई पूछेगा कि मान लीजिए कि सर यहाँ पे अगर 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इस तरह की संख्या दी गई है, इस तरह से हमें फैक्टर मिल गया, तब आप योगफल किस तरह से निकालेंगे। तो आप सिंपल बना सकते हैं। जैसे ये किस फॉर्म में बन गया, ये बन गया a के पावर p इंटू बी के पावर q इंटू सी के पावर r के फॉर्म में बन गया, इस तरह से बन गया। तो आप इसका भी योगफल इसी तरह से निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, a के पावर p है, तो योगफल निकालने के लिए a के पावर p+1 करिए, -1 करिए, अपान a-1 कर दीजिए, इंटू अब b के पावर q को इस तरह से लिख दीजिए, b के पावर q+1 -1 अपान b-1। इसी तरह से इसको लिखिए c के पावर r को, c के पावर में r+1 -1 अपान c-1। इसी तरह से आप अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा योगफल मिल जाएगा। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के माध्यम से जब निकालेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आपको पता चलेगा इसको किस तरह से अप्लाई करना है। अब बिना क्वेश्चन किए हम
ये नहीं कर पाएंगे कि किस तरह से इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि अब ये देखिए कि ये सीटेट 2015 का सवाल पूछा गया है। तो आप देखिए कि जो भी चीजें हमने पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो हमारे कितने काम का है। इस पे मैंने 5-6 सवाल लिए हैं और सारे के सारे सवाल पूछे हुए सवाल हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और बहुत सारे और सवाल हैं जो हमने नहीं इंक्लूड किया है। वो जब आप प्रैक्टिस पेपर करेंगे तब आपको मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि इस वीडियो की कितनी महत्व है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हम लोग टू द पॉइंट मैथ को आगे लेके चल रहे हैं, ताकि जो हमारा टीचिंग का एग्जाम होता है उसमें मैथ कहीं से कहाँ तक आपको समस्या न पैदा करे। अब आप देखिए कि यहाँ क्या पूछा है कि 96 के 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, सभी धनात्मक गुणनखंडों का क्या निकालना है, योगफल। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, अब इसको मैं सॉल्व करना आपको सिखाता हूँ। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले आप 96 का गुणनखंड करेंगे। अब 96 गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, हमने भी शुरू में बताया था आपको कि किस तरह से फैक्टर किया जाता है। आप इसको दो से, सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड करिए। 2 चौकम 8 और 2 अट्ठम 16 यहाँ पे हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनम 4 और यहाँ पे 24 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आएगा। और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब इसको आप देखिए कितना हो गया, ये हो गया 2 इंटू टू, कितनी बार 2 है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। तो 2 गुणे 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और 3 कितना है, एक बार। अब आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5। 3 कितनी बार है, एक बार, तो ये जगह 3 की पावर 1। तो ये इसी तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए आप, ये a के पावर p इंटू बी के पावर q के फॉर्म में बन गया। तो हमने फार्मूला बताया क्या था, हमने फार्मूला भी योगफल का बताया कि a के पावर में p प्लस वन माइनस वन अपान a माइनस वन होता है, इंटू b के पावर q है। तो इसको आप लिखिए b के पावर q प्लस वन माइनस वन अपान b माइनस वन। एग्जैक्टली ये योगफल का फार्मूला बन गया। ठीक इसी प्रकार से आप इसको देखिए, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे कितना है, 2 के पावर 5, तो हमने क्या बताया, 2 के पावर 5 प्लस वन करिए तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6 माइनस का 1 अपान ए माइनस वन। ए यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 में से एक आप माइनस कर दीजिए, इंटू 3 के पावर 1 है। यहाँ पे देखिए b के पावर q है, तो b के पावर q प्लस वन यहाँ पे बना, कितना बना, b के पावर q प्लस वन। तो 3 के पावर n है तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर 2 बन जाएगा, माइनस का 1 अपान 3 माइनस वन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब 2 के पावर 6 को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 का 6 बार गुणा करिए, 2 दूनम 4 दूनम 8 दूनम 16 दूनम 32 दूनम 64, ये कितना आएगा, 64। अब 64 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 63 आ जाएगा, बटे ये कितना है, यहाँ पे 2 में से एक माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, इंटू 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 गुणे 3 यानी कि 9। अब 9 में से एक आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8, बर्थडे कितना है, 2 है। अब इसको आप कैंसिल कर दिए, ये हो जाएगा 4। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 63 गुणे 4। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिहाई 12, कितना है, 2, 4 छकम 24, 24 और एक 25, कितना आ रहा है, 252। तो सभी गुणनखंडों का योगफल कितना आएगा, 252। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 252। तो देखिए ये सीटेट 2015 का सवाल है। तो इसी तरह से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। बेसिक फंडा ये है कि सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आप कर लीजिएगा फैक्टर, और उस फैक्टर को आप पावर के रूप में बनाइएगा, जैसे a के पावर p इंटू बी के पावर q, c के पावर r, जितना भी बनेगा उस तरह से बनाइएगा। उसके बाद a के पावर p को आप लिखिएगा, a के पावर में p प्लस वन माइनस वन अपान में a माइनस वन। जो यहाँ पे संख्या दी गई है बेस में, उसी में से आपको माइनस करना है, पावर में से मत माइनस करिएगा। उसके बाद b के पावर q है तो इसको लिखिएगा b के पावर q प्लस वन पावर में एक माइनस वन पूरे का अपान b माइनस वन। तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। कुछ और सवाल है उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमारा अगला सवाल है कि अगेन कि 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालिए। अब ये देखिए 2014 में सवाल पूछा गया, पिछला 2015 में पूछा गया था, ये 2014 का सवाल है। यानी कि लगभग हर साल एक सवाल इससे पूछे जाते हैं, इसलिए इसको पूरा आप लास्ट तक अच्छे से समझिएगा। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले 210 का आप गुणनखंड कर लीजिए कि 210 के गुणनखंड किस तरह से हो रहा है। अब इसको आप करिए, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 एक कम 2 और ये हो जाएगा 105। अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों कर पा रहा हूँ कि किसी डिवाइड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मुझे विभाज्यता का नियम पता है। इसलिए अगर आपने विभाज्यता के नियम वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, क्यों वो जो मैथ का प्लेलिस्ट है उसमें दिया गया है।
तो उसको देखेंगे तब आपको आसानी से और समझ आएगा। अब 2 से ये संख्या कटेगी नहीं, 3 से कटेगी, तो इसको हम डिवाइड करते हैं। 3 त्रिकम 9 और 3 पचम 15। अब फिर ये 3 से नहीं कटेगी, अब ये कटेगी 5 से, तो 5 सते 35। अब ये 7 से कटेगी, 7 एकम 7। तो इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा, तो इसका फैक्टर हो जाएगा हमारा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इस तरह से इसका फैक्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इसका फैक्टर आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमें निकालना है योगफल। अब अगर हमें योगफल निकालना है, तो हमने अभी देखा कि अगर a के पावर p इंटू बी के पावर q इंटू सी के पावर r, ये किसी भी तरह की संख्याएं हैं, तो उसका योगफल किस तरह से निकाला जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे संख्या है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अगर इसके पावर कुछ भी नहीं है तो इसकी पावर 1 हम मान सकते हैं, 1 है इसकी पावर में, इसकी पावर में 1 है। अब इसका हमें योगफल निकालना है। योगफल निकालने का तरीका क्या होता है, जो संख्याएं दी गई है, जैसे 2 के पावर 1 दिया गया है, तो 2 के पावर में 1 प्लस 1, यानी कि वही हम लिखते थे ना, a के पावर p को हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे a के पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपान a माइनस 1, ये लिखते थे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 के पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपान ये बेस वाली संख्या में से 1 माइनस 2 माइनस 1, इस तरह से लिखेंगे। अब 3 के पावर 1 को क्या लिखेंगे, 3 के पावर में 1 प्लस 1 पूरे के माइनस 1 अपान 3 माइनस 1। उसके बाद 5 की पावर 1 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपान 5 माइनस 1। उसके बाद 7 की पावर 1 को क्या लिखेंगे, 7 के पावर में 1 प्लस 1 माइनस 1 अपान 7 माइनस 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपको देखने में थोड़ा सा खतरनाक लग सकता है, लेकिन ये काफी सिंपल है। अब 2 के पावर 2 कितना होता है, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो 2 के पावर 2 कितना होता है, 4। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 आएगा। 3 बटे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, इंटू। अब यहाँ पे 3 के पावर 1 प्लस 1 2 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 में से आप 1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। ये हो जाएगा 8 बटे 3 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, इंटू। 5 की पावर यहाँ पे 1 प्लस 1 2 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब 25 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24। 24 बटे में 4 हो जाएगा। उसके बाद इसको देखिए, 7 की पावर में 1 प्लस 1 है, तो 7 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 माइनस 1 48। 48 बटे में 6 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 6 8 48 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, 2 चौकम 8 हो जाएगा। तो कितना हमारे पास बचा, हमारे पास बचा 3 गुणे, यहाँ से कितना बचा 4, यहाँ से कितना बचा 6, यहाँ से कितना बचा 8। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 तिहाई 12, 12 छकम 72, 72 गुणे 8। अब इसको आपको सॉल्व करना है। 8 दूनम 16, उसके बाद कितना, एक हासिल यहाँ पे बचेगा, 8 दूनम 16, 8 छंग 48, 8 सतम 56, 56 और एक कितना हो जाएगा 57। तो कितना आ जाएगा 576। तो हमारा आंसर कितना होगा 576। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो आप देखिए कि किस तरह से योगफल निकाला जाता है। तो सबसे पहला काम आप इस तरह के फॉर्म में लिखिएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा इस तरह के फॉर्म में। उसके बाद जो संख्याएं दी गई हैं, यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पे देखिए दिया गया है 2 की पावर 1। जब 2 की पावर 1 दिया गया है, तो आप इसको 1 की पावर इसको ऐड कर दीजिएगा, यानी कि 2 की पावर 2 कर दीजिएगा, उसके बाद माइनस कर दीजिएगा, बटे यहाँ पे 2 बेस वाली जो संख्या है उसमें से 1 आप हटा दीजिएगा। सेम ये इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा। अब जैसे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो इसको आप लिखेंगे 3 के पावर 1 में एक पावर जोड़ दीजिएगा, 3 की पावर 2 माइनस 1 अपान 3 माइनस 1। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ इसको, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स काफी गलती कर जाते हैं, कभी पावर में से घटा देंगे, कभी बेस वाली संख्या में घटा देंगे, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने इसको बार बार बताया आपको। अब अगला सवाल देखते हैं, कि अगला सवाल है, अब ये देखिए अगले सवाल में ये नहीं पूछा है, इसमें क्या पूछा है कि संख्या 105, संख्या 105 की गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, कि संख्या 105 की गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अब इसमें पूछ लिया है कि गुणनखंडों की संख्या आप बताइए, गुणनखंडों की संख्या बताइए, गुणनखंडों का योगफल नहीं पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमने बताया था कि पहले आप उसको फैक्टर करिए, फैक्टर करने के बाद जो संख्याएं पावर में दी गई हैं उसमें एक एक ऐड करके उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए किस तरह से किया जाता है। 105 का आप क्या करिए, फैक्टर करिए। 105 का फैक्टर करेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 त्रिकम 9, 3 पचम 15। फिर ये 5 से कटेगा, 5 सते 35। अब ये कटेगा 7 से, 7 त्रिकम 7, इसका फैक्टर कितना हो गया, 3 गुणे 5 गुणे 7, इसका फैक्टर हो गया।
अब इसके पावर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, इसमें भी 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने का सिंपल तरीका क्या था, जो संख्या के पावर में दी गई, अब यहाँ पे यहाँ जो बेस वाली संख्या इससे में कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ पावर से मतलब है। यहाँ पावर कितना है, 1 है, 1 प्लस 1 कर दीजिए, इंटू यहाँ पे कितना है, 1 है, अगेन 1 प्लस 1 कर दीजिए, इंटू यहाँ पे कितना है, 1 है, तो अगेन आप 1 प्लस 1 कर दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2, 1 प्लस 1 2, इंटू 1 प्लस 1 कितना 2, तो 2 दूनम 4 दूनम 8, 8 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है। अगर यहीं पे 3 के पावर 2 दिया होता, 3 के पावर 2 दिया होता तो हम क्या लिखते, 2 प्लस 1 करते, 2 प्लस 1 करते, इंटू यहाँ पे मान लेकर दे दिया होता 5 की पावर 3, तो हम कितना लिखते, 3 प्लस 1, यानी कि जो संख्याएं दी गई हैं पावर वाली, उसी पावर वाली संख्या में एक एक आप ऐड करके उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको गुणनखंडों की क्या हो जाएगी, गुणनखंडों की संख्या पता चल जाएगी, गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो इस तरह से आपको गुणनखंडों की संख्या निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से पूछ लिया योगफल बताना है, कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो आप फिर से इसको क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, गुणनखंड इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर आप कर लीजिए, 2 से काटेंगे 50, 2 से काटेंगे तो 25, 5 से ये भी कटेगा, 5 बचे 25, और 5 से काटेंगे तो 1, तो इसका फैक्टर क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, ये हो जाएगा। अब इसका हमें योगफल निकालना है। हमने योगफल के लिए अभी आपको बताया था कि जैसे 2 के पावर 2 दिया है तो एक आप ऐड कर दीजिए पावर में, ये हो जाएगा 2 के पावर 3 माइनस 1 अपान 2 माइनस 1 कर दीजिए, इंटू यहाँ पे 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 3 माइनस 1 अपान 5 माइनस 1। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 2 के पावर 3 का मतलब कितना होता है, 2 दूनम 4 दूनम 8, 8 में से 1 घटाएंगे तो आपको बचेगा 7, 7 बटे 1, इंटू 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 बचे 25 बचे 125, 125 में से आप एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 124, 124 5 माइनस से करेंगे तो 4। अब इसी को सॉल्व करना है, इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 3 12 और 4 एकम 4, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 7 गुणे 31। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, 7 का 31 में गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 त्रिकम 21, कितना आएगा 217। तो योगफल कितना आ जाएगा गुणनखंडों का, 217। तो इस तरह से सवाल को आप सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए सीटेट 2012 में सवाल पूछा गया है, तो हर साल लगभग यहाँ से एक सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है और पूछे जाते हैं, इसलिए इस कंसेप्ट को आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि 1728 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। 1700 जो 28 संख्या दी गई है, इस 1728 संख्या में गुणनखंडों की संख्या आपको फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने पूरी तरह से ये समझा कि गुणनखंड किस तरह से निकालते हैं और गुणनखंडों की टोटल संख्या किस तरह से निकालते हैं। उसके बाद हमने देखा कि गुणनखंडों का योगफल किस तरह से निकाला जाता है। एक बार मैं फिर से लास्ट में रिकॉल करता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने गुणनखंड को देखा और हमने ये भी देखा कि गुणनखंडों की संख्या किस तरह से निकालते हैं। संख्या निकालने के लिए हमने बताया कि आप पहले उसका फैक्टर कर दीजिए, उसके बाद फैक्टर करने के बाद ए के पावर पी इंटू बी के पावर क्यू इंटू सी के पावर आर, इस फॉर्म में आप बना दीजिए। तो संख्या निकालने का फॉर्मूला सिंपल था कि जो पावर में संख्याएं दी गई हैं, पावर में पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है, तो इसी को 1 ऐड करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो जाता है पी प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। इसी तरह से आप इसको संख्या को निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि गुणनखंडों का जो गुणनखंड है उनका योगफल किस तरह से निकाला जाता है। तो गुणनखंडों का योगफल निकालने का फार्मूला क्या था, सबसे पहला क्या काम करते थे, इसी को फैक्टर के रूप में सेम इसी प्रकार से हम इसको बना लेते थे। जब इस तरह का बन जाता था तो हम लिखते थे ए के पावर में पी प्लस 1 माइनस 1 अपान ए माइनस 1, इसको लिख देते थे। बी के पावर क्यू को क्या लिखते थे, बी के पावर क्यू प्लस 1 माइनस 1 अपान बी माइनस 1। इसी प्रकार सी के पावर आर है तो सी के पावर आर में प्लस 1 करेंगे, फिर यहाँ पे माइनस बटे सी माइनस 1 करेंगे। अगर यहाँ पे होता है डी के पावर कुछ क्यू होता तो हम इसको लिखते डी के पावर में क्यू प्लस 1 माइनस 1 अपान डी माइनस 1, इसी तरह से लिखते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह से आपको मैथ्स बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, ताकि आपका जो एग्ज़ाम अभी जो सीटेट का नया नोटिफिकेशन आएगा, जो जुलाई अगस्त में एक्सपेक्टेड है कि एग्ज़ाम होगा, तो उस एग्ज़ाम के पहले आपको मैथ्स पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है, ताकि जो हमारा कंटेंट का जो 15 सवाल आता है, इसमें से 15 में से 15 आप आसानी से कर पाए। हमारा पूरा का पूरा मार्क्स लाने का टारगेट होगा। हम मैथ को इस तरह से कंप्लीट करेंगे ताकि मैथ में पूरे मार्क्स आ जाए।
और जो यूपी टेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये 30 में 29 कम से कम मिनिमम मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम मिनिमम 28-29 मार्क्स लाना ही लाना है। अगर आपने ये पूरी सीरीज को आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपका मैथ न केवल स्ट्रांग होगा बल्कि आप अच्छे से मार्क्स ला पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।